हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी पहली क्लास विद नो बकवास। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन थ्रू ए प्रिज्म। और इस टॉपिक को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है, जिसका ए पार्ट है कैलकुलेशन ऑफ एंगल ऑफ डिविएशन एंड बी पार्ट है एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन एंड प्रिज्म फार्मूला। इसी को हम मेन फार्मूला भी कहते हैं। तो इस वीडियो में हम सिर्फ कैलकुलेशन ऑफ एंगल ऑफ डिविएशन पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन एंड प्रिज्म फार्मूला भी पढ़ेंगे। सो कैलकुलेशन ऑफ एंगल ऑफ डिविएशन को समझने के लिए सबसे पहले हम प्रिज्म डायग्राम समझते हैं। तो चलिए प्रिज्म डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले हम एक प्रिज्म बना लेंगे जिसका नाम ए बी सी दे देंगे। इसको प्रिज्म एंगल भी कहते हैं। तो इस पे एक लाइट रे इंसिडेंट कराते हैं और जिसका ए बी सरफेस है उस पर एक नॉर्मल डालते हैं। तो चलिए नॉर्मल एक डाल देते हैं। इसका नाम N1 दे देते हैं। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम देख रहे हैं कि लाइट रे रेयर टू डेंसर मीडियम में जा रही है, क्योंकि प्रिज्म ग्लास का होता है, वो ऑब्वियसली डेंसर मीडियम होगा और एयर एक रेयर मीडियम। तो रेयर टू डेंसर मीडियम जा रही है। तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि अगर कोई भी लाइट रेयर टू डेंसर मीडियम में ट्रेवल करती है तो टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड्स हो जाती है। तो ये टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो गई। अब स्टूडेंट, अब यहाँ से डेंसर टू रेयर मीडियम में जा रही है, मतलब ग्लास से एयर में जा रही है, तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल होगी। तो हम पहले नॉर्मल ड्रा कर लेते हैं। इसका नाम दे देते हैं N2। तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल होगी। तो अवे फ्रॉम कैसे होगी? अवे फ्रॉम नॉर्मल इमर्ज आउट हो जाएगी इसे। स्टूडेंट्स, इसको वो नाम दे दो। और इसको अगर आगे की ओर बढ़ाते हैं और इमर्जेंट रे को पीछे की ओर बढ़ाते हैं, तो जहाँ ये इंटरसेक्ट करती है यहाँ पर डेल्टा बन जाता है, मतलब इसी को हम एंगल ऑफ डिवीजन कहते हैं। सो स्टूडेंट, इसका नाम P कर देते हैं, इसको K, इसको L, इसको M। ये एंगल I है, इसको I1 कर देते हैं, इसको R1। और ये I2 है, इसको R2। अब बहुत से बच्चों में ये सवाल उठेगा कि इधर I2 क्यों नहीं लिया, इधर I2 ही क्यों लिया। सो स्टूडेंट, अगर हम इधर से लें फिर भी सही है, इधर से लें फिर भी सही है, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी से अगर देखें तो अगर हम लाइट रे इधर से ट्रेवल कराएंगे तो एंगल I2 इधर बनेगा, R2 इधर बनेगा। तो हम R1 और R2 को साथ में लिखने के लिए इधर से इधर I2 कर देते हैं, इधर R2 कर देते हैं। सो स्टूडेंट्स, आप हमें बताइए कि ये एंगल कितना होगा। जैसे कि हम जानते हैं, अगर कोई ये लाइन है, ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। तो यहाँ पर ऐसा है, ये अगर थीटा है, ये अगर θ1 है, ये अगर θ2 है, तो अगर θ2 हम निकालें तो कैसा होगा? थीटा इज इक्वल टू θ2 प्लस θ1। तो θ2 इज इक्वल टू थीटा माइनस θ1। ऐसे ही अगर हम यहाँ निकालें तो I1 माइनस R1 हो जाएगा। और सिमिलरली अगर इधर से हम निकालें तो ये हो जाएगा I2 माइनस R2। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? वेरी गुड स्टूडेंट, सिर्फ डायग्राम ही समझना इसका मेन पॉइंट है। अगर डायग्राम समझ में आ गया तो डेरिवेशन में कुछ भी नहीं है, ओनली सिंपल मैथमेटिक्स लगेगी। सो स्टूडेंट, अब सबसे पहले हम ये ट्रायंगल कंसीडर करेंगे PLM। इसको हम बना लेते हैं इधर। ये ऐसा बना है PLM। जो ये एंगल है ये डिविएशन एंगल है। तो अगर हम
देखें तो ये एंगल कितना है, I1 माइनस R1, ये है I2 माइनस R2। सो स्टूडेंट्स, जो एक्सटीरियर एंगल होता है, जैसा कि हम जानते हैं जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। तो यहाँ लिखें इन ट्रायंगल PLM, तो एक्सटीरियर एंगल डेल इज इक्वल टू I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं I1 प्लस I2 माइनस R1, माइनस मैंने कॉमन ले लिया तो जैसे अगर हम देखें तो इसको मैंने ऐसे लिखा है I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2, ये लिखा है। तो मैंने I1 प्लस I2 कर दिया माइनस R1 माइनस R2, तो I1 प्लस I2, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया तो R1 प्लस R2, यही चीज़ मैंने यहाँ लिख दी। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम ये वाला ट्रायंगल कंसीडर करते हैं LOM। इन ट्रायंगल LOM, अगर हम ये वाला ट्रायंगल का फिगर बनाएं तो कुछ इस तरह है, ऐसे है। LOM, क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? तो ये एंगल R1 है, ये R2 है और ये एंगल O है। तो जैसा कि हम जानते हैं ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो एंगल R1 प्लस एंगल R2 प्लस एंगल O बराबर 180। इसको हम इक्वेशन 2 कंसीडर करते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम ये क्वाड्रिलेटरल लेंगे ALOM। इन क्वाड्रिलेटरल ALOM, इसका अगर हम फिगर बनाएं तो कैसे बनेगा? ये कुछ इस प्रकार है। ये है ALOM एंगल है। और स्टूडेंट्स, जैसे कि देखें तो ये 90 होगा, ये 90 होगा। अब ऐसा क्यों? अगर हम देखें तो ये जो हमने बनाया है, जो ये है, ये O, ये L, ये A, ये M, तो ये इधर का ये N1 है, ये N2 है। तो अगर हम देखें तो ये AB, ये अगर बढ़ाएंगे तो ये AB सरफेस था। तो ये AB सरफेस पे N1 जो वो नॉर्मल डाले तो ये परपेंडिकुलर होगा, और ये जब परपेंडिकुलर है तो ये 90 है, तो ये भी 90 ही होगा। सिमिलरली ये भी 90 ही होगा, जब ये 90 है तो ये भी 90 होगा। तो इतनी बात क्लियर है या नहीं है? तो स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 होता है। तो एंगल A प्लस एंगल L प्लस एंगल O प्लस एंगल M इज इक्वल टू 360। एंगल A सीधे लिख दो, ये L कितना है, 90 डिग्री है, प्लस एंगल O प्लस एंगल M कितना है, 90 डिग्री, इज इक्वल टू 360। तो एंगल A प्लस एंगल O इज इक्वल टू 360 माइनस 180, ये हो जाएगा 180 के बराबर। इसको इक्वेशन 3 मान लो।
सो स्टूडेंट अगर हम देखें तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड थर्ड, अगर हम 2 इक्वेशन को देखते हैं तो ये 180, यहाँ RHS 180 है, यहाँ भी RHS 180, तो RHS अगर इक्वल है तो LHS भी आपस में बराबर होंगे। तो एंगल R1 प्लस एंगल R2 प्लस एंगल O इज इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल O। एंगल O से एंगल O कैंसिल, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल OA इज इक्वल टू एंगल R1 प्लस एंगल R2। इसको हम नॉर्मली लिख लें तो A इज इक्वल टू R1 प्लस R2। इसको इक्वेशन 4 मान लेते हैं। नाउ ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन 4 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो हमें क्या मिलेगा, एंगल डेल्टा इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस, अब R1 प्लस R2 की जगह हम क्या ले सकते हैं A। इसको इक्वेशन 5 कंसीडर कर लेते हैं। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? बहुत सही। अब हम अगर देखें तो फॉर थिन प्रिज्म, नाउ अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ क्या होता है, n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन I बाई साइन R। और जैसे कि हम जानते हैं अगर थिन प्रिज्म है तो एंगल I और एंगल R बहुत छोटे बनेंगे, तो साइन I बिकम I, साइन R बिकम्स R। ऐसा क्यों? अगर हम देखें मैथमेटिकली देखें तो लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाई थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से अगर देखें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, तो यही मैंने साइन I बराबर साइन R, ये हो गया। तो हम क्या ले सकते हैं, n इज इक्वल टू I अपान R, और ये लिख सकते हैं I इज इक्वल टू n R। जैसे यहाँ पे R1 मैंने कंसिडर किया है तो हो जाएगा I1 इज इक्वल टू n R1, ये I2 इज इक्वल टू n R2। इक्वेशन इसको एक्सा मान लो, इसको वाया मान लो। n R2, अब जैसे यहाँ पे n क्यों नहीं बदला, क्योंकि ये एक ही रे के लिए है तो दोनों के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होगा। सो अब हम I1 और I2 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 5 में पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा, अगर हम इसको यहाँ कर दें तो ये हो जाएगा डेल्टा इज इक्वल टू I1 की वैल्यू n R1, I2 की वैल्यू प्लस n R2 माइनस A। ये मैंने इक्वेशन 5 में इसको पुट कर दिया है। तो अब यहाँ से हो जाएगा डेल्टा इज इक्वल टू n कॉमन ले लें R1 प्लस R2, ये माइनस A, और डेल्टा इज इक्वल टू n R1 प्लस R2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं A, तो A माइनस A। यहाँ से हम अगर A कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा n माइनस 1। ये रिलेशन हो गया। इस फॉर्मूले पे बेस्ड हमें न्यूमेरिकल भी अभी करेंगे तो इसका फंडा क्लियर हो जाएगा। यहाँ हम लिख देते हैं ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ I1 and I2 in equation
5 तब ये हो जाएगा। कितनी बात क्लियर है या नहीं है? वेरी गुड। अभी अब चलिए इस पे बेस्ड हम एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये रहा न्यूमेरिकल जो यूपी बोर्ड 2011, 12 और 13 में लगातार पूछा गया है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जैसे द एंगल ऑफ प्रिज्म ऑफ ए थिन प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इज 6 डिग्री, व्हाट विल बी इट्स एंगल ऑफ डिविएशन। तो थिन प्रिज्म में जैसा कि हम फार्मूला ड्राइव कर ही लिए हैं, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? n इज इक्वल टू 1/5। एंगल ऑफ प्रिज्म दिया गया, एंगल ऑफ प्रिज्म कितना है? a इज इक्वल टू 6 डिग्री। अब एंगल ऑफ डिविएशन पूछा है, तो जैसा कि हम ये रिलेशन निकाल ही लिए हैं, तो डेल्टा इज इक्वल टू a(n-1). तो a(n-1) वैल्यू पुट कर देते हैं। आंसर 6(n-1), ये हो जाएगा 1/5 से अगर 1 गया तो 0.5, तो ये हो जाएगा 3 डिग्री। यही है आपका आंसर।